आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ उत्तर प्रदेश जिला जमशेदपुर की है। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो किस शहर से देखा जा रहा है और कहां तक पहुंच रहा है। मेरे चैनल पर सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियां आती रहती हैं जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देवेंद्र, जिसकी प्रेमिका जीबी रोड कोठा नंबर 123 में पहुंच जाती है। देवेंद्र अपनी प्रेमिका को वहां से कैसे निकालता है, वो सफल हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सच्चे प्रेम पर आधारित यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। कैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए सारी सीमाएं लांघ जाता है और लांघने के बाद वो अपनी प्रेमिका को अपने साथ घर वापस ला पाता है या नहीं, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवेंद्र के फोन पर घंटी बजती है। उधर से आवाज आती है, क्या बात है, अभी तक तुम शादी में नहीं पहुंचे? लगता है अपने यार की शादी में तुम्हारा आने का इरादा नहीं है। देवेंद्र कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यार की शादी है और मैं ना पहुंचूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर से आवाज आती है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए था, लेकिन सभी लोग आ चुके हैं और दूर दूर तक तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है। आधा घंटा तक इंतजार कर लो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने होऊंगा। देवेंद्र शादी में पहुंच जाता है और जैसे वो वहां पहुंचता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। पहली नजर में ही देवेंद्र उसे अपना दिल दे बैठता है, लेकिन लड़की इन सब चीजों से अनजान होती है। देवेंद्र अपने दोस्त की शादी में जाता तो है, लेकिन जब वो वहां से लौटता है तो गुमसुम रहने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लड़की जो शादी में आई थी, जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, वो कौन थी? उसने मुझे पागल कर दिया है। जब से मैंने उस लड़की को देखा है, ना तो मुझे नींद है, ना भूख है और ना प्यास है। देवेंद्र का दोस्त रजत हंसने लगता है और कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हें भी प्यार हो गया है। देवेंद्र कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता हूँ, मैं अभी अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर हैं और मैं भी पढ़ लिख कर मैनेजर बनना चाहता हूँ। रजत देवेंद्र से कहता है, ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस लड़की के बारे में पता करने की, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं करता कि मैं उस लड़की के बारे में पता कर ही लूंगा, क्योंकि शादी में इतने लोग आए हुए होते हैं और उनमें से नीले रंग के सूट वाली लड़की को पहचानना और उसके बारे में पता करना इतना आसान तो नहीं है। देवेंद्र कहता है, ठीक है, तुम अपनी ओर से पूरी कोशिश करना, जब उसका पता चल जाए तो उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लेना। ठीक है, पहले वो लड़की तो पता चले, जब वो लड़की पता चल जाएगी तो इसके बाद मैं लड़की का पता, मोबाइल नंबर सब कुछ पता ही कर लूंगा, क्योंकि अपने दोस्त को जानते ही हो। देवेंद्र हंसने लगता है और पूछता है, भाभी कैसी है? तुम्हारी भाभी हर दिन सुहागरात मनाने को मुझसे कहती हैं और तुम्हें तो पता है हर रोज ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी परेशान रह रहा हूँ कि आखिर करूँ तो करूँ, क्या करूँ? देवेंद्र कहता है, अब वो तुम्हारी पत्नी है, वो जैसा चाहती हैं वैसा तुम्हें करना होगा। ऐसे ही 3-4 महीना हो जाता है, लेकिन नीली सूट वाली लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। देवेंद्र और रजत दोनों ही मिलकर वो लड़की को खोजते हैं, लेकिन लड़की का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। देवेंद्र जो खाना पीना छोड़ चुका था, ना तो वो ढंग से खाता था, ना ढंग से सोता था, दिन रात बस वो उस लड़की का नाम जपता रहता था। घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो भी देवेंद्र को देखकर परेशान रहने लगते हैं कि आखिर इसे ये कौन सा रोग लग गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता देवेंद्र को
लग गया है, और जब प्रेम रोग जिसे लग जाता है तो वो रोगी ना तो खाता है ना ही चैन से सो पाता है। माता पिता इन सब चीजों से अनजान रहते हैं। शादी में जितने भी लोग आए थे, रजत और देवेंद्र उन सभी लोगों को लड़की का फोटो दिखा दिखा करके पूछते हैं, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? सभी लोग बोलते हैं, नहीं, हम लोग तो इस लड़की को नहीं जानते हैं। क्या बात है, कोई बात है क्या? इस पर रजत और देवेंद्र कहते, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। ऐसे ही एक दिन देवेंद्र और रजत उस लड़की को खोजते हुए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी अचानक ब्यूटी पार्लर से वही लड़की निकलती हुई नजर आती है। देवेंद्र रजत को बिना कुछ बताए लड़की के पीछे दौड़कर भागने लगता है। इससे पहले कि रजत को कुछ समझ आता, वो रजत की आंखों से ओझल हो जाता है। वो लड़की को रुकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लड़की अनजान लड़के को देखकर तेजी से भागने लगती है, बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाती है। रजत लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है और पूछता है, आपका नाम क्या है? मैं आपको 6 महीने से खोज रहा हूँ। मैंने जब से आपको रजत की शादी में देखा है, मुझे आपसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। मैं उसी दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आपका कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज भगवान की कृपा से आप मुझे मिल ही गई। लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और वो चुपचाप चली जा रही होती है। देवेंद्र लड़की के करीब जाता है और जाकर कहता है, मुझे आपसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। मैं क्या करूं, ना तो मुझे भूख लगती है और ना प्यास, और ना ही मैं ढंग से सो पा रहा हूँ। लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र कहता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने जिस दिन से आपको देखा है, उस दिन से मेरी आंखों में सिर्फ आपका ही चेहरा रहता है, मेरे कानों में सिर्फ आपकी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है, पहली नज़र वाला प्यार जिसे कहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन लड़की का मन नहीं पसीजता है और लड़की बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। देवेंद्र मुंह लटकाए हुए आ ही रहा होता है कि सामने से रजत आता हुआ दिखाई देता है। रजत देवेंद्र से पूछता है, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तक तो तुम ठीक थे। देवेंद्र रजत को पूरी बात बताता है कि लड़की उसे मिली तो, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही चली गई। रजत कहता है, मैंने पहले ही कहा, यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, तरफा प्यार है और तुम एक तरफा प्यार में ही पगला गए हो, दीवाने हो गए हो। ना तो कुछ खाते हो, ना पीते हो, और ना ही अपने कैरियर पर फोकस कर पा रहे हो। तुम्हारे पिता का जो सपना था कि तुम बैंक में मैनेजर बनो, वो भी अधूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि तुम तो लड़की के पीछे ही पगला गए हो। अब तुम क्या पढ़ोगे, क्या मैनेजर बनोगे और क्या अपने पिता का सपना पूरा करोगे? लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में जो तुमसे वादा किया था, तुम उसे अधूरा ही छोड़ दोगे। देवेंद्र कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार मेरी शादी उस लड़की से हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर कुछ ठीक भी नहीं हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा। रजत देवेंद्र की पीठ थपथपाता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जरा संभल कर। जिस रास्ते पर तुम निकले हो वो बहुत कठिन है और हर समय उस रास्ते पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे समझा रहे हो या डरा रहे हो? रजत कहता है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त जैसे ही 10:30 बजता है, दोनों फिर उसी ब्यूटी पार्लर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और लड़की के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 10:30 बजता है, लड़की बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। देवेंद्र और रजत अब दोनों लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं। रजत लड़की से बात करता है, देवेंद्र चुप रहता है। रजत लड़की से कहता है, ये मेरा दोस्त है, जिस दिन से उसने मेरी शादी में आपको देखा था, उससे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मेरा दोस्त बहुत परेशान रहता है, उसकी पढ़ाई भी खराब हो रही है और उसका करियर बर्बाद हो रहा है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। हम लोग गलत लोग नहीं हैं, ना तो हमारा ऐसा कोई इरादा है। हम अच्छे परिवार से अच्छे लोग हैं,
प्लीज आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। ये मेरा दोस्त है देवेंद्र, जो आपके लिए बहुत परेशान रहता है। लड़की रजत से कहती है, ठीक है क्या बात है बताइए, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकती हूँ। रजत लड़की को समझाने की पूरी कोशिश करता है। लड़की समझ तो जाती है लेकिन अपना मोबाइल नंबर नहीं देती है। और लड़की ये भी कहती है कि आप लोग रोज रोज मेरा पीछा मत कीजिए, पीछा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपके दोस्त से प्यार नहीं करने वाली। और आप अपने दोस्त को ये बात अच्छे से समझा दीजिए। लेकिन रजत और देवेंद्र लड़की के मना करने के बाद भी रोज रोज वो ब्यूटी पार्लर के पास जाकर खड़े हो जाते थे और लड़की के निकलने का इंतजार करने लगते थे। लेकिन अब वो लड़की के पीछे नहीं जाते थे। देवेंद्र केवल लड़की को आंखें भर के देख लेता था और फिर वो दोनों वहां से चले जाते थे। एक दिन देवेंद्र वहां नहीं पहुंचता है। लड़की ब्यूटी पार्लर से निकलती है और देखती है कि वो जो लड़का जो उसे रोज देखता था, उसके लिए चिंता करता था, उसे पसंद करता था, आज वो लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर लड़की भी इग्नोर करती है और चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता हो जाता है लेकिन देवेंद्र लड़की को देखने नहीं पहुंचता है। जब ये लड़की ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती तो इधर उधर देखती, लेकिन उससे वो लड़का दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब एक हफ्ता हो जाता है, लड़की थोड़ा चिंता करने लगती है कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हो गया जो मेरा दीवाना था, मेरे पीछे पीछे आता था और 1.5 सालों से मुझे सिर्फ देखने आया करता था। लड़की सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। लड़की ब्यूटी पार्लर से निकलती है लेकिन जब कहीं भी देवेंद्र नहीं दिखता है तो वो उदास हो जाती है कि आखिर क्या बात हो गई। एक लड़का जो मेरे लिए हर दिन आया करता था, अब उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने आना ही बंद कर दिया। फिर वो अपने पर्स में खोजने लगती है। खोजने के बाद उसे एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड रजत का होता है। रजत को फोन करती है और फोन करने के बाद पूछती है कि वो जो लड़का आया करता था, आपका दोस्त, उसे क्या हुआ है। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है लेकिन वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। रजत गुस्साते हुए कहता है, तुमसे क्या मतलब, तुमसे क्या लेना देना, तुम क्यों पूछ रही हो। लड़की कहती है कि नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी। रजत कहता है, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही थी, तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती हो। हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। रजत बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है, लेकिन वो मन ही मन खुश होता है। इतना ज्यादा खुश होता है कि वो खुशी के मारे उछलने लगता है, क्योंकि रजत के पास अब लड़की का मोबाइल नंबर जो आ गया था। रजत तुरंत देवेंद्र को फोन करता है और लड़की का नंबर दे देता है। जब देवेंद्र को लड़की का नंबर मिलता है तो मानो उसे इस दुनिया में स्वर्ग मिल गया हो। वो इतना ज्यादा खुश होता है, इतना ज्यादा उतावला हो जाता है कि अपने घर में ही उछल उछल कर कूदने लगता है, खुशी का इजहार करने लगता है। माता पिता भी सोचते हैं कि आखिर अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया है। जो बेटा इतना उदास रहता था, मुंह गिराए रहता था, अचानक उसे क्या हो गया है कि उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जैसे ही देवेंद्र को नंबर मिलता है, वो लड़की को फोन लगाता है। उधर लड़की फोन उठाती है लेकिन देवेंद्र कुछ भी नहीं बोलता है। लड़की पूछती है, हेलो कौन। देवेंद्र कुछ भी नहीं बोलता है, वो केवल लड़की की आवाज सुनता है और फिर फोन रख देता है। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। देवेंद्र लड़की को फोन करता है और फोन करने के बाद केवल आवाज सुनता है और फोन रख देता है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक दिन लड़की देवेंद्र को ऐसा मैसेज कर देती है कि देवेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो देवेंद्र का नाम लिखकर भेज देती है और कहती है, आप देवेंद्र है ना, मुझे सब पता है, इसलिए अब आप छुपिए मत, बोल दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप देवेंद्र हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे, आपको क्या लगता है हम आपको नहीं पहचानेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। लड़की मैसेज भेजती है, मेरा नाम स्वीटी है। देवेंद्र कहता है, अच्छा आप देवेंद्र की स्वीटी हैं। इस पर लड़की कहती है, नहीं, मैं देवेंद्र की स्वीटी नहीं हूँ, मैं केवल स्वीटी हूँ। फिर ऐसे ही दोनों में बातचीत होने लगती है। देवेंद्र बार बार लड़की से कहता है, क्या आप भी मुझसे प्यार करती हैं। लड़की मना कर देती है कि नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपसे दोस्ती जरूर करना चाहती हूँ। देवेंद्र और स्वीटी घंटों घंटों बात करते हैं। ऐसे
एक दिन देवेंद्र कहता है चलो आज मिलते हैं। स्वीटी भी कहती है हाँ, आपको देखे हुए बहुत दिन हो गया है। देवेंद्र फटाक से कहता है अरे आप हमें क्यों देखना चाहती हैं, हम आपके प्रेमी थोड़ी हैं, बॉयफ्रेंड थोड़ी हैं। लड़की भी हंसने वाला इमोजी बनाकर भेज देती है। फिर दोनों मिलते हैं। देवेंद्र जो स्वीटी को अपने सामने देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो चाह करके भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो स्वीटी के नजदीक जाता है, संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। स्वीटी भी कुछ नहीं बोलती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। स्वीटी और देवेंद्र दोनों एक ही चादर में लिपटे होते हैं। देवेंद्र स्वीटी से कहता है आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। स्वीटी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने आपको रोका नहीं। मैं मन ही मन आपसे प्यार करती थी, लेकिन पहले मैं आपको परखना चाहती थी कि आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। देवेंद्र कहता है नहीं, मेरी जब तक सांसें हैं तब तक तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बाकी अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो कुछ कह नहीं सकता। स्वीटी देवेंद्र का हाथ जोर से पकड़ लेती है कि मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं आपको भगवान से भी छीन लाऊंगी। देवेंद्र भी जब स्वीटी का अटूट प्यार देखता है तो वो उसे बाहों में जकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शाम को 7 बजे स्वीटी का इंटरव्यू होता है, इसलिए देवेंद्र और स्वीटी केवल एक रात ही होटल में रुकते हैं। स्वीटी अपना इंटरव्यू देने जाती है। देवेंद्र स्वीटी को बहुत से विशेष देता है और कहता है ये इंटरव्यू तो तुम्हें निकालना ही होगा, क्योंकि हम दोनों की शादी का सवाल है। स्वीटी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे ये नौकरी मिलकर ही रहेगी। स्वीटी अपना इंटरव्यू देने चली जाती है। वो अपनी बारी के आने का इंतजार करती है। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी होती हैं, सभी लड़कियां बैठी होती हैं। स्वीटी अपनी बारी आने का इंतजार करने लगती है। तभी चपरासी आता है और स्वीटी से पूछता है मैडम कॉफ़ी लेंगी या चाय। स्वीटी जो कि अपने इंटरव्यू के कारण बहुत परेशान रहती है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है क्योंकि उसे देवेंद्र से शादी करनी थी और वो ये चाहती थी कि उसे जॉब मिल जाए। स्वीटी चपरासी से कहती है एक कप कड़क चाय ले आइए क्योंकि मेरा सर बहुत तेजी से दुख रहा है। चपरासी स्वीटी से कहता है ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय ले आता हूँ जिससे आपका सर दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। स्वीटी चाय पी ही रही होती, उसका सर हल्का हल्का घूमने लगता है। स्वीटी सोचती है कि इंटरव्यू का स्ट्रेस है जिसकी वजह से मेरा सर घूम रहा है। चाय जैसे ही खत्म होती है स्वीटी को अचानक नींद आ जाती है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ। स्वीटी की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों का एक बेड पर पाती है। स्वीटी की आंखें धीरे धीरे खुली रही होती हैं कि वो देखती है उसकी आंखों के सामने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग है जो एकदम बिना कपड़ों का है। फिर वो स्वीटी के पास आता है और स्वीटी के साथ गलत काम करने लगता है। उसके बाद एक और आदमी आता है। ऐसे ही ना जाने कितने लोग आते हैं और स्वीटी के साथ गलत काम करते हैं और चले जाते हैं। स्वीटी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। स्वीटी पानी मांगती है लेकिन उसे कोई पानी देने वाला नहीं होता है। स्वीटी को बहुत जोर की प्यास लगी होती है, वो बार बार पानी मांगती है लेकिन कोई पानी तक उसे देने वाला नहीं था। स्वीटी खाना मांगती है तो उसे खाना नहीं मिलता है, बल्कि पानी और खाना मांगने पर स्वीटी को प्रताड़ित किया जाता, उसे मारा पीटा जाता। स्वीटी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तो इंटरव्यू देने गई थी, आखिर उसके साथ क्या हो गया, वो इंटरव्यू देते देते यहाँ कैसे पहुंच आई। स्वीटी को याद आता है कि उसने जब चाय पी थी तो उसका सर घूम रहा था। लगता है उस चाय में कोई नशे की दवा थी जिसे पीते ही मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। इसका मतलब तो यही है कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इंटरव्यू के नाम पर, जॉब के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता है, फिर उनके चाय में, कॉफ़ी में या कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती हैं और फिर उन्हें कहीं भी भेज दिया जाता है। स्वीटी कहाँ है उसे कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वो एक कमरे में बंद होती है और वो कमरा चारों तरफ से पैक होता है। कई दिन हो जाता है, स्वीटी का नंबर भी बंद बताता है तो रजत को चिंता होने लगती है कि आखिर स्वीटी कहाँ गई। स्वीटी का नंबर भी बंद बता रहा है। रजत स्वीटी के घर जाता है और घर जाने के बाद स्वीटी के बारे में पूछता है। घर वाले भी कहते हैं कि वो इंटरव्यू देने गई थी, तब से घर नहीं लौटी है।
रजत को भी कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो उस कंपनी में पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां जाता है ना तो कोई कंपनी होती है और ना ही कोई अंधा बंदा नजर आता है। आसपास लोगों से पूछता है कि यहाँ तो एक कंपनी हुआ करती थी जिसमें मेरी प्रेमिका इंटरव्यू देने आई थी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कंपनियां आती जाती रहती हैं, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी देवेंद्र की नज़र उस चपरासी पर पड़ती है जो उस कंपनी में रहा करता था। देवेंद्र चपरासी के पास जाता है और पूछता है कि बताओ मेरी स्वीटी कहाँ है। चपरासी कहता है कौन स्वीटी, कैसी स्वीटी, मैं किसी भी स्वीटी को नहीं जानता हूँ। देवेंद्र चपरासी को धमकाता है और कहता है अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। फिर तुम तो जानते हो कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी। जब तुम्हारी तबीयत से कुटाई होगी थाने में तब तुम सच बताओगे। इससे अच्छा है सारा सच तुम मुझे पहले ही बता दो। चपरासी डर जाता है और पूरी बात देवेंद्र को बता देता है। आपकी स्वीटी दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 123 में है। देवेंद्र जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अब कोठे से अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे निकाल पाएगा। तुम लड़कियों के साथ ऐसा करते हो, तुम्हारे साथ कितने और लोग मिले हुए हैं, ये सब तुम थाने में चलकर बताना। देवेंद्र चपरासी को थाने में ले जाकर पकड़वा देता है। पुलिस जो होती है वो पूरे रैकेट का फांडा फोड़ने में लग जाती है, लेकिन ऐसे कई महीने हो जाते हैं, स्वीटी का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। देवेंद्र को ये भी शंका होती है पुलिस भी इन लोगों से मिली होती, इसलिए जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा। देवेंद्र का दिमाग नहीं काम करता है कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे। 28 जुलाई दोपहर 12 बजे देवेंद्र और रजत कोठे पर पहुंच जाते हैं। मालकिन से कहते हैं हमें लड़की चाहिए। मालकिन कई लड़कियां दिखाती है, लेकिन देवेंद्र और रजत सभी लड़कियों को मना कर देते हैं। रजत कहता है हमें कोई ऐसी लड़की दिखाइए जो मोटी हो, क्योंकि हम 2 लोग हैं और वो हमारा भार झेल नहीं पाएगी। मालकिन एक कमरे की ओर इशारा करती हैं। रजत और देवेंद्र उस कमरे में चले जाते हैं और जैसे वो कमरे में जाते हैं तो कमरे का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं स्वीटी एक बेड पर पड़ी हुई है और उसने कुछ भी नहीं पहन रखा है। फिर वो लोग कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब स्वीटी 2 आदमियों को अपने पास आता हुआ देखती है तो वो एकदम डर जाती है, डर कर कांपने लगती है। रजत और देवेंद्र स्वीटी के पास जाते हैं और कहते हैं डरो मत, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। स्वीटी देवेंद्र को देखती है तो देवेंद्र से लिपट जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। रजत जो पास ही खड़ा होता है, जब वो ये देखता है तो उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तीनों के रोने की आवाजें बाहर ना जाए इसलिए सभी अपने अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और सिसक सिसक कर रोते हैं। इसके बाद वो पुलिस के सीनियर अधिकारियों को, महिला आयोग के सदस्यों को फोन करते हैं। फोन करके पूरी सूचना बताते हैं कि मेरी स्वीटी मिल गई है, आप लोग आइए। पुलिस महिला आयोग के सदस्य वहां पहुंचते हैं और स्वीटी को सुरक्षित निकालकर उसके घर पहुंचा देते हैं। एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका को इस दलदल से निकाल लेता है। अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान भी ऐसे प्रेमियों का साथ देते हैं। देवेंद्र और स्वीटी दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। वो दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उनके घर में कई बच्चे होते हैं। देवेंद्र और स्वीटी की कहानी अमर है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए सारी सीमाएं लांघ दी और एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए जासूस बन गया और जासूस बनकर उसने अपनी प्रेमिका को उस दलदल से निकाल लिया जहां से किसी भी लड़की का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बताया जाता है। लेकिन मजबूत इरादे, बुलंद हौसले, सच्चाई का रास्ता बड़ी से बड़ी दीवार तोड़ देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप ना कर सके। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, आहत करना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वीटी और देवेंद्र की सुंदर सी प्रेम कहानी पर आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपका ये कर्तव्य है कि वीडियो आगे जरूर शेयर करें अपने अपने प्रेमियों के लिए, प्रेमिकाओं के लिए।